Hello friends, welcome to my channel Make Noisy. Friends, today we will discuss about the topic of environment law. तो आज मैं environment law स्टार्ट कर रही हूँ और उसका मैं Environmental Protection Act 1986 जो है इस कॉन्सेप्ट को इस एक्ट को मैं डिस्कस करूँगी। तो आज वाला जो टॉपिक है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स और साइलेंट फीचर्स वगैरह हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी सेक्शंस वगैरह हैं हम उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी आपका मतलब क्लियरली मेंशन करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी होती है। स्टेट मतलब कोई राष्ट्र, ठीक है ना, की ड्यूटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे, साथ ही साथ में आपका सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की, ठीक है ना। जो भी कंट्री की फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ है उनसे रिलेटेड उनको भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करे। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट था वो इंडिया में आपका 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था, पर बाद में 1985 में ये आपका बन गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। और आपका ये जो ईपीए एक्ट है मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके इमीडिएट बाद ही आपका फोर्स में आया था। और ये एक तरीके का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होता है, ठीक है ना। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि बेसिकली ये ना छोटे छोटे जो लॉज वगैरह थे उनसे मिल के बना, मतलब काफ़ी सारे जो लॉज थे छोटे छोटे लॉज उसको इसी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। This is a result of decision taken at United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in June 1972. और this act aims to implement the recommendations of Stockholm Declaration on Protection and Improvement of the Environment. तो आपका ये जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे स्टॉकहोम में इन जून 1972, तो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, ठीक है ना, एक तरीके से इस एक्ट का एम क्या है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। और ये रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड थी, आपकी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है ये जो आपका एक्ट था वो आपका मार्च 1986 जो था उसमें पास हो गया था, बट फोर्स में कब आया था ये आपका 19 नवंबर 1986। अब अगर हम बात करें इसका आगे तो बेसिकली जो इससे पहले के जो एक्ट थे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 और आपका जो एयर प्योर 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं आपका कि ये जो एक्ट है इसमें टोटल 26 सेक्शंस हैं और ये जो 26 सेक्शंस हैं इनको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी चैप्टर है जिसमें सेक्शन 1 और 2 है, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर जो है वो जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें सेक्शन 3 to 6 है। इसी के साथ में जो चैप्टर 3 है उसमें आपका सेक्शन 7 से 17 तक है, जो कि आपका बात करता है प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है ना। और जो चौथा चैप्टर है वो मिसलेनियस का है जिसमें आपका सेक्शन 18 to 26 है। अभी जितने भी चैप्टर्स हैं इनको हम डिटेल में अभी बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन चाहे वो किसी भी टाइप का है, किसी भी फॉर्म का है, चाहे एयर का है, वाटर का है, सॉइल का है, किसी भी चीज़ का है, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है ना। तीसरा इसका है कि जो आपका जो कंट्री होती है, कोई भी राष्ट्र है, उसके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें आपकी सॉरी उसके कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करना जो है ये भी आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनका जो भी एग्जिस्टेंस में है उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। देन टू अपॉइंट एनवायरमेंट ऑफिसर्स टू चेक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको चेक करने के लिए आपका एनवायरमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। देन एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करना, ये एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज जो है इसमें सैंपल्स वगैरह जाते हैं, जिसमें सैंपल्स वगैरह जो है उनका टेस्ट होता है और पता चल फिर उससे मतलब ये आइडिया लगाते हैं कि जो पोल्यूशन है वो किस तरीके का पोल्यूशन है, कितना लेवल तक पोल्यूशन है, ठीक है ना, और किस चीज़ का पोल्यूशन, मतलब कौन से पार्ट का पोल्यूशन है आपका, जैसे एयर का है, वाटर का है, सॉइल का है, किस चीज़ का है, ठीक है ना। नाउ
टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है कि जो आपकी कंट्री की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। देन टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करना। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है उसकी नीड्स को पूरा करना, पर इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। मतलब ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आज की जनरेशन खुद के लिए यूज़ कर ले और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना रखे। तो इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड पूरी हो, साथ ही साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मतलब वो चीज़ें उनके लिए भी आगे अवेलेबल होनी चाहिए। Then to implement the decision made at UN conference on the human environment held at Stockholm in June 1972, इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जो यूएन मतलब यूनियन नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके स्टॉकहोम में ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसके जो भी आपके डिसीजंस वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। देन टू प्रोवाइड फॉर डेटरेंट पनिशमेंट टू दोज हु एंडेंजर ह्यूमन एनवायरनमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब जो लोग आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट सेफ्टी और हेल्थ से को एंडेंजर करते हैं, मतलब उनको नुकसान, उनको एक तरीके से ख़तरे में डालते हैं, उनको पनिशमेंट प्रोवाइड करना आता है। डेटरेंट पनिशमेंट मतलब ऐसी पनिशमेंट देना जिससे कि क्या है वो मतलब उस एक्ट को करने की सोचे भी ना, ठीक है। Then next is in short, EPA 1986 aims at protecting and improving the environment and prevention of hazards to human being, other living creatures, plants and property। तो अगर हम शॉर्ट में अगर बात करें तो बेसिकली आपका एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसका एम क्या है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ में आपका जो भी आपका ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग क्रिएचर्स वगैरह जो हैं, प्लांट्स और प्रॉपर्टी जो हैं, उनको जो हैज़ार्ड्स हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उनको, ठीक है, इस एनवायरनमेंट के मतलब एक तरीके से अगर एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो उनको भी नुकसान होगा, तो उन हैज़ार्ड्स को प्रिवेंट करना, ठीक है ना, उनको प्रिवेंट करना। अब अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स की, तो साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के आपके। दिस एक्ट वाज इनैक्टेड टू कन्फर पावर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेसिकली आपका ये एक्ट है वो किस चीज़ के लिए इनैक्ट किया गया था कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है, किस किस चीज़ के लिए पावर प्रोवाइड करती हैं, सबसे पहले टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मतलब एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी मेजर्स की ज़रूरत पड़े उनको लेने का स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ले सके। दूसरा आपका टू कोऑर्डिनेट एक्शंस। अब किस किस के एक्शंस कोऑर्डिनेट करने हैं, स्टेट्स के, ऑफिसर्स के और अथॉरिटीज़ के, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। जब स्टेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं और आपका अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है ना, इस एक्ट के अंदर उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। देन प्लान एंड एग्जीक्यूट अ नेशन वाइड प्रोग्राम, ठीक है ना। अब एक नेशन वाइड मतलब पूरे देश में एक ऐसा मतलब प्रोग्राम जो है उसको प्लान करना है और साथ ही साथ में उसको एग्जीक्यूट करना है, किस चीज़ के लिए, फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए अगर प्रिवेंशन का बात कहाँ आती है, प्रिवेंशन की बात वहाँ आती है जब कोई चीज़ स्टार्ट हुई नहीं हुई, मतलब आपको ऐसा इनिशिएटिव लेने हैं कि उसको कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही आपको मेजर्स लेने हैं। जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो कंट्रोल कहाँ आता है, एक बार प्रॉब्लम हो गई है तब उसके कंट्रोल की बात आती है। देन अबेटमेंट की बात कहाँ आती है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर हो गई है, ठीक है, आप कंट्रोल भी नहीं हो रही है, अब उसको एक तरीके से ख़त्म कैसे करना है, अबेटमेंट मतलब एक तरीके से उसको ख़त्म करना है, फिनिश किस तरीके से करना है, फाइन। तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आप नेक्स्ट साइलेंट फीचर क्या है आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। मतलब किस मात्रा में एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं उनका डिस्चार्ज किया जाए, उसके लिए स्टैंडर्ड जो हैं उनको भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन कर सकती है। मतलब वो स्टैंडर्ड्स बता सकती है कि भाई हाँ इस लेवल तक अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है किसी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट का, ओके है, बट अगर उस लेवल से ज़्यादा अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो आपका पनिशेबल ऑफेंस की तरह माना जाएगा, मतलब एक तरीके से वो एक तरीके से क्राइम हो जाएगा, फाइन।
देन ये आपका जो एक्ट है वो एम्पावर करता है एनी पर्सन टू एंटर, इंस्पेक्ट, ठीक है ना, इंस्पेक्ट, टेक सैम्पल्स एंड टेस्ट। बेसिकली आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी पर्सन को एम्पावर कर सके, किसी भी पर्सन को वो एम्पावर कर सके, किस चीज़ के लिए, कि कहीं भी आपका वो एंटर कर सके, ठीक है। एंड देखिए एंट्रेंस का मतलब कहाँ एंटर कर सके, किसी प्रीमिसेस में, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि मतलब आपका पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है, वहाँ एंटर कर सके ऑथराइज पर्सन, ठीक है ना, उसको इंस्पेक्ट कर सके और सैंपल्स ले सके, ताकि उस सैंपल्स को टेस्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि हाँ पोल्यूशन जो है वो किस लेवल का है, ठीक है ना। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और किस चीज़ के लिए आपका वो करता है, एम्पावर करता है, टू एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज एंड एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। मतलब एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है कि कोई मतलब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, उसी को रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई हाँ तुम एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की तरह काम करोगे और ये जो सैंपल्स वगैरह हैं उनको टेस्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका और किस चीज़ के लिए एम्पावर होती है, टू अपॉइंट और रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट एनालिस्ट्स। मतलब जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं उनको अपॉइंट करने और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एम्पावर होती है। ये गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होते हैं, जो लेबोरेटरीज में सैंपल भेजे जाएंगे ना, उनको एनालाइज कौन करेगा, ये करेंगे, ठीक है ना। टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक तरीके से उसके पास में पावर होती है कि भाई हाँ इस लेवल तक अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपका सेफ़ है, और किस लेवल के बाद में आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपका डेंजर में आ जाता है ना। फिर और क्या है इसके पास में, रेस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस में नॉट बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के जो ऑपरेशंस हैं, किसी भी प्रोसेस वगैरह जो हैं, ठीक है ना, उनको क्या कर सकती है, उनको मतलब आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, या आपका कह सकते हैं आपका मतलब हाँ मतलब इस तरीके का कोई स्टैंडर्ड वो कर सकते हैं कि जो आपका सेफ गार्ड से रिलेटेड, ठीक है, किसी सेफ गार्ड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी इंडस्ट्रीज़ को, ऑपरेशन या प्रोसेसेस को किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट ना करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया बना देंगे कि भाई हाँ इस एरिया है या इस एरिया के आसपास आप अपनी इंडस्ट्रीज़, ऑपरेशन, प्रोसेस वगैरह का जो है वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। देन ले डाउन सेफगार्ड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड टेक रेमिडियल मेजर्स इन केस ऑफ सच एक्शंस। तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में पावर होती है, ठीक है ना, कि वो आपका जो बोलते हैं आपका ये जो भी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हैं इनकी वजह से अगर कोई आपका क्या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए रेमिडियल मेजर्स, एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाते हैं तो उसके लिए रेमिडियल मेजर्स जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन कर सकती है। और साथ ही साथ में आपका ये जो एक्सीडेंट है इनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है ना, उसके लिए भी स्टैंडर्ड जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन करती है। द नेक्स्ट इज ले डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग हैज़ार्डियस सब्सटेंस। मतलब जो हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस है, मतलब जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सब्सटेंसेस हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए उसके लिए प्रोसीजर और सेफ गार्ड्स जो भी हैं, सेफ गार्ड मतलब जो भी मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनका भी आपका उनके स्टैंडर्ड भी आपको कौन ले डाउन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स। मतलब जो भी आपकी पावर्स हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आपका अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी आपका कंस्टिट्यूट कर सकती है जो कि इन पावर्स को आपका एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। देन डेलीगेट पावर टू एनी ऑफिसर ऑफ अ स्टेट और अथॉरिटी। उसके इसमें पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि आपका वो किसी भी अथॉरिटी या किसी भी स्टेट को या ठीक है ना कि किसी भी ऑफिसर को आपका अपनी पावर डेलीगेट कर सके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अंडर दी एक्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका साइलेंट फीचर्स और बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह का पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम इसके सेक्शंस पे मतलब ध्यान देंगे कि किस तरीके से इसके सेक्शंस जो हैं वो आगे मतलब सेक्शंस पे क्या क्या मेंशन है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।